Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 Industries Comparative Studies. Student, in this video we'll talk about iron and steel industry and cotton textile industry. स्टूडेंट्स, हम सब देख रहे हैं कि साइंस में टेक्नोलॉजी में डे बाय डे कुछ ना कुछ नया चेंज आता ही जा रहा है। तो बेटा, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस किसके ऊपर लगी? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर लगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर लगी। ठीक है, पहले हम स्मॉल सिंपल मशीन से काम करते थे, फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स न्यू हाई टेक मशीन्स आने लगी। तो उससे हुआ क्या, जो गुड है उसका प्रोडक्शन मास स्केल पे, लार्ज स्केल पे तो होने ही लगा। साथ में जितनी भी स्मॉल फैक्ट्री टाउन्स थे वो सब क्या बन गए बेटा? इंडस्ट्रियल सेंटर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए। ठीक, कोई बात, मास स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा, जो कॉस्ट थी चीज़ों की वो थोड़ी सी कम होने लग गई। छोटी छोटी जो फैक्ट्री टाउन थे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए। ठीक है बेटा, पर आज के दिन की हम बात करें, मॉडर्न डे की बात करें, करंट डे की बात करें, तो आज इंडस्ट्रियल सेंटर बहुत केयरफुली प्लान किए जाते हैं। कहाँ पर किसी इंडस्ट्रियल सेंटर को हमको बनाना है, उसके लिए जो लोकेशन होगी उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे? आप देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं है। रॉ मटेरियल, जहाँ पर भी मैं इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाह रहा हूँ वहाँ आसपास इजीली रॉ मटेरियल मिल पाएगा कि नहीं। लेबर है एजुकेटेड। देखो, कई बार हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें स्किल लेबर वर्कफोर्स से कराने पड़ते हैं, कुछ ऐसे जो अनस्किल्ड भी कर लेते हैं। तो लेबर वहाँ पे मजदूर अवेलेबल है कि नहीं। कैपिटल का मतलब होता है बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में जो आप पैसा लगाते हो उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। कैपिटल है नहीं है। मार्केट, आपने प्रोडक्ट बना लिया पर उसको सेल करने के लिए मार्केट बहुत दूर तो नहीं है, पास में नियर बाय एरिया में लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं कि नहीं है। एंड देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। बेटा, आपने यहाँ फैक्ट्री खोली, इस फैक्ट्री में पहले आपको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। आप हाथों में उठा उठा के तो गुड्स को लेके नहीं जा सकते हैं, है ना। फिर सपोज करो उस रॉ मटेरियल से आपने कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना दिए। सपोज करो यहाँ से आपने बुलवाए शुगर केन, गन्ने, उससे आपने बना दी यहाँ पर शुगर, और शुगर आपको यहाँ पर सेल आउट करनी है। तो इस शुगर को आप क्या हाथों से लेके जा सकते हो? नहीं, आपको शुगर केन लाने के लिए भी ट्रैक्टर ट्रॉली लगेगा, है ना। मतलब कुछ भी एक कैरी करने के लिए ट्रक वगैरह लगेगा। सेम आपको फिनिश प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए भी लगेगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा। अब वो सेंटर जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, वो प्लेस जहाँ पावर भी मिलेगा, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, लेबर भी मिल रही है, मार्केट भी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है, वो आइडियल साइट होगी। हर व्यक्ति चाहेगा कि हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री वहीं पर हम ओपन अप करें, क्योंकि सारी फैसिलिटीज रेडीली अवेलेबल है। विच ऑफ कोर्स इज अ रेयर थिंग। अब सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। बेटा, जो रिसोर्सेज हैं वो वर्ल्ड में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो सऊदी अरेबिया के पास नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज जो सऊदी अरेबिया में है वो अमेरिका में नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज अमेरिका के रशिया में नहीं है। ठीक, कोई बात, जैसे हम अगर स्टेट का भी कंपैरिजन करें तो हमारे एक स्टेट कर्नाटका में गोल्ड अवेलेबल है, तो राजस्थान में कॉपर, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आयरन और कोल के डिपॉजिट्स हैं। ठीक, कोई बात, तो रिसोर्सेज का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, कोई बात, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत कम कंट्रीज है वर्ल्ड की जिनमें वो हर चीज़ अवेलेबल है बेटा जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब जैसे हम बात करें इंडिया में, पेट्रोल बेसिक नीड है बच्चा, इसके बिना इकोनॉमी रन नहीं कर सकती, हम खुद भी रन नहीं कर सकते। पर पेट्रोल हमारी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 20% हमारे पास अवेलेबल है, 80% हम इसको इंपोर्ट करते हैं ईरान, इराक, पैक कंट्रीज से, ठीक है, सऊदी अरेबिया से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कंट्री में जो प्रोडक्ट उसकी नीड है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंट्री में एज अ रिसोर्स अवेलेबल हो। देयरफॉर वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत कम कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनके पास सब कुछ है जो उनकी ग्रोथ, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है। ठीक है बात, चलो अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हमने 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ली हैं, पहली ली है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, दूसरी कॉटन टेक्सटाइल, तीसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम 3 इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 बताई थी, आयरन स्टील और कॉटन, पर तीसरी भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
और हमने इन तीनों इंडस्ट्रीज के लिए दो दो लोकेशंस चुनी, एक तो हमारी इंडिया की और दूसरी किसी एक डेवलप्ड कंट्री की। चलो चलो चलो, पहले ही शुरुआत करते हैं हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उससे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है। देखो, pin to plane, whatever we are using from morning to evening, everything is made up of what? Iron and steel. That is why we can say कि iron and steel industry backbone है बचा मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो मैन्युफैक्चर है और जो कंजम्पशन है आयरन एंड स्टील का, वो नेशन की बिजनेस एक्टिविटी का भी पैरामीटर है, मेजर है, ठीक है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना होगा, ये वहाँ के आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है बात। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी because everything whatever we are using from morning to evening, pin to plane, is made up of steel or iron, okay। इंडिया में हम लोकेशन पढ़ेंगे जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर लोकेटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है हिंदी में बच्चा संगम, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उसे बोलते हैं संगम, इंग्लिश में से बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। स्वर्णरेखा रिवर और खारकाय रिवर, दो रिवर है, एक स्वर्णरेखा दूसरी खारकाय, ये दोनों जहाँ मिलती हैं, जहाँ इनका संगम है, जहाँ इनका कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ पर लोकेटेड है जमशेदपुर। ये जो सिटी, अच्छा एक बात और ध्यान से रखो, ये जो जमशेदपुर है पहले इसका नाम साक्षी हुआ करता था, ठीक है बात। बाद में क्योंकि यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ओपन अप हुई, तब जाके इसका नाम क्या रख दिया गया, जमशेदपुर। पहले इसका नाम था साक्षी। ये जो सिटी है ये बहुत कन्वीनियंट है फॉर द लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टील प्लांट। थ्रू अ फ्यू अटेम्प्ट्स वर मेड इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर, मैंने शायद इसको थ्रू पढ़ा ना, थ्रू नहीं, दो बहुत कम प्रयास किए गए हैं किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कम प्रयास किए गए थे, कब, 19th सेंचुरी में। बट द रियल बिगिनिंग वॉज मेड इन 1907। पर जो असली शुरुआत हुई, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे, चलो हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोल लेते हैं, हम खोल लेते हैं, पर रियल जो शुरुआत होती है वो होती है 1907। कब होती है, 1907, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड सेट हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है, कहाँ पर, जमशेदपुर में। Now the company is renamed as Tata Steel. Tisco Tata Iron and Steel Industries Limited, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो थी, अब उसे आप किस नाम से जानते हैं, टाटा स्टील। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अब इसे हम बोलते हैं टाटा स्टील। ये ओपन अप हुई है, स्टेब्लिश हुई है 1907 में। बेटा जो टाटा स्टील था ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट था इंडिया का। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ में, जो सबसे पुराना और इंटीग्रेटेड आयरन और स्टील प्लांट इंडिया का है टाटा स्टील। ये प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत करने वाले थे जमशेद जी टाटा, इन्हीं के नाम से आया है जमशेदपुर, ठीक है बात। ये जो कंपनी थी उसको एस्टेब्लिश किया जमशेद जी टाटा ने, कहाँ पर, साक्षी। देखो मैंने अभी बताया था ना, साक्षी इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के साक्षी, जिसका आज नाम हो गया जमशेदपुर, किसके नाम पे, जमशेद जी टाटा के नाम पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन हो गई। किसने की, जमशेद जी टाटा ने। बाद में सिटी का नाम बदल के क्या रख दिया गया, जमशेदपुर। पर बेटा फिर बिहार दो भागों में बट गया, जैसे हमारा मध्य प्रदेश बट गया, तो बिहार का जो दूसरा पार्ट बना उसका नाम था झारखंड। तो झारखंड का पार्ट बना बच्चा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो अभी कोई पूछेगा आपसे कि टाटा स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, झारखंड। एम आई क्लियर यार। पहले ये बिहार में हुआ करता था, फिर बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया 2000 में, तो झारखंड वाला जो हिस्सा था उसमें आया टाटा एंड स्टील का प्लांट। तो अब कहाँ पर लोकेटेड है, झारखंड में। पहले जब शुरुआत हुई थी वो कहाँ था, बेचारा बिहार में। शिफ्ट नहीं हुआ बेटा, जगह का नाम बदल गया।
अब बेटा जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश तो हो गई थी 1907 में, पर उसने पिग आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1911 में और स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1912 में। स्टील कब बना टाटा स्टील्स में? 1912 में। पिग आयरन का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ बच्चा? 1911 में। ठीक हुई बात। जो फर्स्ट स्टील इनगॉट जो था, जो मैन्युफैक्चर हुआ वहाँ पर, वो कब हुआ? 16 फरवरी 1912 में। अब बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है स्टील इनगोट, इसका मतलब ऐसे कुछ विशेष नहीं है। एक पर्टिकुलर शेप में स्टील को एक पर्टिकुलर शेप दे देना है स्टील को, जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो जो पहला स्टील इनगोट था, शेप किया हुआ स्टील था, वो मैन्युफैक्चर हुआ 16 फरवरी 1912 को। इसी दौरान स्टार्ट होता है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है? 1914 में। तो जो कंपनी है वो और ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करने लगती है, रैपिड प्रोग्रेस होती है कंपनी की आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। व्हेन वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन 1914। कब स्टार्ट होता है? 1914। और पहला स्टील इनगोट कब बनाया था? 16 फरवरी 1912 में। और इसके बाद तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करने लगी है हमारी टाटा स्टील्स। एट प्रेजेंट अगर आज की बात करें तो ये जो प्लांट है उसमें ब्लास्ट फर्नांस है, स्टील फर्नांस है, रोलिंग मिल्स है। रोलिंग मिल्स भी है, ब्लास्ट फर्नांस है, स्टील फर्नांस। ब्लास्ट फर्नांस है, स्टील फर्नांस है और रोलिंग मिल्स। अब जमशेदपुर ही क्यों? क्योंकि जमशेदपुर में बहुत सारे लोकेशनल एडवांटेजेस हैं। पहला लोकेशनल एडवांटेज है यहाँ पर हाई क्वालिटी हेमेटाइट एंड आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है बेटा? वो मिट्टी, वो धूल जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्रोसेस करके, आयरन और मिट्टी की तरह, धूल की तरह होता है, इसमें हम जब प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस लगाते हैं, तो ये ही आयरन बनता है और फिर इसी से स्टील बनता है। तो बहुत हाई क्वालिटी का हेमेटाइट एक आयरन ओर है। आयरन ओर मतलब वो अयस्क, वो मिट्टी जिससे आयरन मिलने वाला है, उसकी एक वैरायटी है जिसमें जिसे बोलते हैं हेमेटाइट। बहुत हाई क्वालिटी आयरन और इसमें मिलता है। ये कहाँ से लाया जाता है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से। और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के मयूरभंज से, झारखंड के सिंहभूम, झारखंड का सिंहभूम, मयूरभंज का उड़ीसा। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाता है हमें? हेमेटाइट, जो कि बहुत हाई क्वालिटी आयरन और है। जो आयरन और माइंस हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, वो बहुत कम डिस्टेंस पे लोकेटेड है। 75 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर फ्रॉम जमशेदपुर। जमशेदपुर से सिर्फ या तो 100 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 80, मतलब इसी बीच में, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो और ज़्यादा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है। फिर चलो, अब आयरन और मिल गया, हेमेटाइट मिल गया जिससे आप लोहा बनाने वाले हो। अब आपको क्या चाहिए? कुकिंग कोल, मतलब कोयला चाहिए ना भाई। तो गुड क्वालिटी कुकिंग कोल भी झारिया, रानीगंज की कोल माइन से इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये जो माइंस हैं ये जमशेदपुर से सिर्फ 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल है। देखो, आयरन और तो 75 टू 100 किलोमीटर पे मिल जाता है। फिर आयरन और से आयरन बनाना, स्टील बनाना, उसके लिए चाहिए कुकिंग कोल, कोयला। तो वो जो कोल है वो सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाता है। अब बेटा कोल मिल गया, आयरन और मिल गया, फिर भी स्टील बनाने के लिए हमें मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैग्नीज कहाँ से आता है? क्योंझार डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। उड़ीसा की क्योंझार डिस्ट्रिक्ट से मिल जाता है मैग्नीज। फिर लाइमस्टोन, डोलोमाइट। फिर बेटा चाहिए होता है हमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट। अब लाइमस्टोन और डोलोमाइट क्यों चाहिए बेटा? ये यूज होते हैं फ्लक्स मटेरियल की तरह। फ्लक्स मटेरियल क्या होता है? फ्लक्स मटेरियल वो मेटरोलॉजी, जब आप ये जितने भी मेटल बनाने का जो कला है उसको पढ़ते हैं, मेटरोलॉजी पढ़ते हैं आप लोग, तो उसमें फ्लक्स मटेरियल का मतलब होता है कि ये जो भी मटेरियल बनने वाला है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किसका यूज़ होता है? फ्लक्स मटेरियल का। तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट फ्लक्स मटेरियल की तरह काम करते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो वो भी मिल जाते हैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से, पलामू, हजारीबाग, रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से, पलामू, हजारीबाग, रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से इजीली आपको लाइमस्टोन, डोलोमाइट मिल जाएगा। फिर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी उड़ीसा के आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
फिर चाहिए पानी, तो यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में पानी भी अवेलेबल है। पानी क्यों चाहिए? कूलिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। तो स्वर्ण रेखा रिवर से, खारखाई रिवर से, जो रिजर्वॉयर बना है खारखाई रिवर से, स्वर्ण रेखा रिवर से आपको पानी भी मिल जाएगा। जमशेदपुर और उसकी जो सराउंडिंग एरिया है वो थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है बेटा, तो लेबर भी यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। देखो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, इतने हाईली थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं कि आराम से भैया आपको काम करने वाले लेबर मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो लक्ष्मी नारायण मित्तल हैं वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडिया में इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया के ही हैं वो। इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया के नहीं है, भारतीय मूल के हैं, मतलब कहीं उनके दादाजी के पापा जी के कोई 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 इंडिया में रहते होंगे। तो ये लक्ष्मी नारायण मित्तल हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडियन ओरिजिन के। उनके पास कंट्रोल है, ओन करते हैं, उन्होंने खरीदी हुई है, उनकी खुद की आर्सेलर मित्तल है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। लक्ष्मी नारायण मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। नेक्स्ट कोलकाता। बच्चा जो कोलकाता है वो सिर्फ जमशेदपुर से 240 किलोमीटर दूर है, और कोलकाता हैज़ वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप्ड हुआ है कोलकाता में। तो जो आयरन एंड स्टील जमशेदपुर में टाटा स्टील्स प्रोड्यूस करता है उसके लिए मार्केट भी नियर बाय, मतलब 240 किलोमीटर दूर अवेलेबल है कोलकाता में। ठीक हुई बात, तो आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। फिर जो जमशेदपुर है भाई वो बढ़िया से कनेक्टेड है कोलकाता से भी, मुंबई से भी, चेन्नई से भी। चाहो तो रोडवेज का यूज़ कर लो, चाहो तो रेलवेज का यूज़ कर लो। और तो और अगर आप रोडवेज रेलवेज को यूज़ करके कोलकाता पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर तो पोर्ट भी है, कोलकाता एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आपका नेशनल मार्केट तो है कि आपने कोलकाता में बेच दिया, मुंबई में बेच दिया, चेन्नई में बेच दिया, पर आप अगर चाहें तो आप अपने आयरन एंड स्टील को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी कर सकते हैं। चलो अब बेटा ये जो ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई किसकी? टाटा स्टील्स की जमशेदपुर में। तो इससे सिर्फ टाटा और टाटा स्टील से फ्लरिश नहीं करी, इससे क्या भी फ्लरिश किया? खुद जमशेदपुर, साक्षी, है ना, ये बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक हब बन गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हब बन गया। कौन? जमशेदपुर। मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लाइन से आने लग गई और जमशेदपुर में इन्वेस्टमेंट करने लग गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बन गए, मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरीज बन गई जहाँ पे मेटल में टेस्ट होने लग गए, और बहुत सारी फैक्ट्रीज आई जो मशीन टूल्स बनाती थी, हैवी व्हीकल बना रही हैं, तो कोई डीजल इंजन बना रहा है, कोई लोकोमोटिव बना रहा है, कोई एग्रीकल्चर मशीनरी बना रहा था, तो कोई टिन की प्लेट्स बना रहा था। ये सब भी आके कहाँ बस गई? साक्षी, मतलब जमशेदपुर में। टाटा स्टील का स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में जो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन होता है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन टाटा स्टील का है। आज अगर हम बात करें कि टाटा स्टील सिर्फ इंडिया में ही नहीं जाना जाता, पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंक 5th है। टाटा स्टील इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे जो स्टील प्रोडक्शन है वो कौन करता है? टाटा। अब बेटा धीरे धीरे हमने देखा है कि लोकोमोटिव्स भी बनने लगे, एग्रीकल्चर टूल्स भी बन रहे हैं, इतना सब कुछ जमशेदपुर में होने लगा है। तो टाटा स्टील्स को लगा यार कि अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत मतलब स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए उन्होंने उनका दूसरा स्टील प्लांट बनाया। कहाँ पर? गोपालपुर। गोपालपुर कहाँ पर है? उड़ीसा। गोपालपुर में भी बहुत सारे फेवरेबल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से स्टील आसानी से वहाँ पर स्टील प्रोड्यूस किया जा सकता था, जैसे कि कोस्टल लोकेशन है। आप अगर जमशेदपुर में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कहाँ तक जाने की ज़रूरत है? कोलकाता तक। पर यहाँ अगर गोपालपुर में कर रहे हैं तो इसकी तो कोस्टल लोकेशन ही ईजिली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। फिर आयरन और माइंस भी यहीं पर हैं और फ्रेश वाटर भी मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्सबर्ग। स्टूडेंट्स, हमको हर इंडस्ट्री में एक नेशनल और एक इंटरनेशनल लोकेशन पढ़नी है, तो हमने नेशनल में पढ़ लिया क्या? जमशेदपुर। अब इंटरनेशनल में हम पढ़ेंगे पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग कहाँ पर है? साउथ वेस्ट पेंसिल्वेनिया, यूएसए के साउथ वेस्ट पेंसिल्वेनिया में एक सिटी है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। इसका जो नाम है पिट्सबर्ग वो विलियम पिट द एल्डर के नाम पे रखा गया है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो सिटी है ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस, संगम, मैंने बताया था ना, संगम पर बनी हुई है। एलिगेनी एंड
मोनोंगेला करके 2 रिवर्स हैं जिनके कॉन्फ्लुएंस पे पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग एक इम्पॉर्टेंट इनलैंड पोर्ट भी बेटा देखो, अगर हम बात करें मुंबई पोर्ट की, तो मुंबई पोर्ट हमें कनेक्टिविटी दे रहा है ओशन से तो बहुत सारी कंट्रीज़ की, कॉन्टिनेंट की। पर इनलैंड पोर्ट जैसे कोई अंदर यहाँ पर एक पोर्ट बनाया और यहाँ से कोई रिवर गई हो और यहाँ तक आप पहुँच रहे हो, कंट्री के अंदर जो कनेक्टिविटी देने वाले पोर्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनलैंड पोर्ट। तो ये इनलैंड पोर्ट हो गया। सो पिट्सबर्ग की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट को कनेक्ट करता है थ्रू इनलैंड पोर्ट। तो 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, स्टूडेंट्स राइट डाउन द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर। तो व्हाट विल यू राइट? यूएसए। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है आयरन स्टील प्रोड्यूस कौन करता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1/4 सपोज करो पूरा वर्ल्ड मिलके 100 अगर प्रोड्यूस कर रहा है आयरन एंड स्टील को, तो इसमें से 1/4 मतलब 25 अकेला कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यूएसए। अब आप बोलोगे 25 नहीं बच्चा, जितना भी मिलियन टन्स ट्रिलियन टन्स प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका 1/4। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, क्या कि हमारे वर्ल्ड में 193 कंट्री है और वो 193 कंट्री में अकेले एक कंट्री 1/4 प्रोड्यूस कर लेती है, इसका मतलब कुछ खास तो है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड टोटल आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन कहाँ पर ये हो रहा है? यूएसए में। जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं प्रोडक्शंस के वो है मिड अटलांटिक सीबोर्ड, पिट्सबर्ग यंगस्टन डिस्ट्रिक्ट, लेक एरी रीजन, शिकागो गार्ग रीजन, ब्रिंघम अल्बामा। अब जो पिट्सबर्ग यंगस्टन डिस्ट्रिक्ट है वो लीडिंग सेंटर है आयरन एंड स्टील का, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है यूएसए। यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पिट्सबर्ग यंगस्टन। ये कहाँ पर है? इट्स लोकेशन नियर नॉर्थ अपाल्चिन कोलफील्ड। एक कोलफील्ड है, कोयले की खदान है जिसका नाम है नॉर्थ अपाल्चिन, उसके पास में पिट्सबर्ग है। इस वजह से इसका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 19th सेंचुरी से ही होने लग गया था। जो पहला ब्लास्ट फर्नांस है यहाँ पर लगाया गया था 1872 में। डिकेड्स इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। व्हाट डू मीन बाय डिकेड? डिकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। अगर हम डिकेड्स की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसने हाफ ऑफ द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस किया है, 2 लीडिंग कंट्रीज से भी ज़्यादा अकेले यहीं पर प्रोड्यूस हुआ है। पिट्सबर्ग एंजॉय करता है फॉलोइंग लोकेशनल एडवांटेजेस। अब क्या क्या लोकेशनल एडवांटेजेस है पिट्सबर्ग के साथ? बहुत। फर्स्ट है अर्ली स्टार्ट, जो जल्दी शुरू करेगा उसको उतना ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो इन लोगों ने स्टार्ट बहुत जल्दी कर दिया था, 1903 1904 में ये लोग स्टार्ट कर चुके थे प्रोडक्शन। फिर फेयरली चीप और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन यहाँ अवेलेबल था हाई ग्रेड आयरन और का, कहाँ से? नॉर्दर्न फील्ड से। दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज था स्टूडेंट्स, आयरन ओर से आयरन बनाने में हमें कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर हाई ग्रेड कोकिंग कोल भी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। किस फील्ड से? अपाल्चिन कोल फील्ड से। फिर सफिशिएंट वाटर सप्लाई भी है। हमको पता है कि जो पिट्सबर्ग है वो कॉन्फ्लुएंस पे है, कौन सी 2 रिवर? मोनोगेलिया एंड एलिगेंट, तो पानी भी आराम से मिल जा रहा है। ग्रेट लेक्स हैं जो इजी और चीप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ना, कंट्री के अंदर अगर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो रिवर जो आपकी लेक्स हैं वो इजी और चीप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज से, यूएसए के दूसरे पार्ट से या इजीली लेबर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई वेजेस पेड है स्टील मिल्स में, मतलब अगर आप स्टील मिल में काम करते हो तो बढ़िया वेजेस आपको मिलेंगे। बहुत सारे जो फाइनेंसेस हैं, स्टील प्लांट्स हैं, वो रिवर बैंक्स पे हैं। क्यों है बच्चा? क्योंकि आप यहाँ से इजीली रिसीव भी कर सकते हो और डिस्पैच भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो इजीली रिवर बैंक पे होने पे आप उस मटेरियल को रिसीव कर पाओगे और वहाँ से भेज भी पाओगे। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं इस रीजन में जो रेडी मार्केट है फिनिश प्रोडक्ट का। पिट्सबर्ग में आयरन स्टील अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत सारी दूसरी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस आयरन और प्रोड्यूस्ड आयरन और को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगी। ठीक है, तो मार्केट भी इजीली अवेलेबल है। पर बेटा अभी क्या हुआ है, बहुत सारी जो ओल्ड स्टील मिल्स थी वो बंद हो गई हैं। क्यों बंद हो गई हैं? क्योंकि जो कॉस्ट है ऑपरेशन का, मतलब टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर रही हैं। जो पिट्सबर्ग रीजन है वहाँ पर दूसरी फैक्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं।
जैसे कि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की फैक्ट्रीज, हैवी मशीनरी भी फैक्ट्रीज यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं। ये जो फैक्ट्रीज हैं ये रॉ मटेरियल ले लेती हैं स्टील मिल से। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी दो, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल केस पढ़ेंगे। तो हम इंडिया में पढ़ेंगे अहमदाबाद को। स्टूडेंट्स, शुरुआत में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया में, कहाँ पर सेट हुई? महाराष्ट्र में। इनिशियली द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया वाज सेट अप इन महाराष्ट्र। कहाँ पर? मुंबई में, है ना। उस टाइम उसे क्या कहते थे? बॉम्बे वॉज द लार्जेस्ट सेंटर, सबसे बड़ा सेंटर था बॉम्बे। बाद में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप कहाँ पर हुई? अहमदाबाद, गुजरात में। शुरुआत कहाँ से हुई? महाराष्ट्र के मुंबई से। पहले उसे बॉम्बे कहा जाता था, फिर ये कहाँ पहुंची? अहमदाबाद, गुजरात। पहली जो सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो एस्टेब्लिश हुई 1859 में। इट सून बिकेम द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन गुजरात। और जल्दी ही गुजरात बहुत बड़ा सेंटर बन गया कॉटन टेक्सटाइल का। अहमदाबाद में कॉटन मिल एस्टेब्लिश हुई 1859 में। उसके बाद गुजरात लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर बन गया, सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर सेंटर इन इंडिया, और इंडिया में दूसरा। पहला है मुंबई, सेकेंड बना अहमदाबाद। ठीक, कोई बात। इट सून बिकेम द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन गुजरात और सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया। गुजरात का सबसे बड़ा अहमदाबाद और इंडिया का सेकेंड नंबर का किसके बाद? मुंबई के बाद। क्या दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आया? इंडिया में पूछेगा तो अहमदाबाद की सेकेंड रैंक की, पहले मुंबई के, पर गुजरात में सबसे बड़ा कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को पॉपुलरली मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी, इन्होंने इतनी ग्रोथ दिखाई कि जितनी मुंबई में भी नहीं हुई थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद शोड मोर ग्रोथ दैन वंस इन मुंबई ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्यों? क्योंकि जो लैंड रेंट है, वेजेस हैं, वो मुंबई में बहुत ज़्यादा हाई है, अहमदाबाद में उतनी ज़्यादा हाई नहीं है। मुंबई वॉज लोकेटेड एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम कंज्यूमिंग सेंटर, और जो कंज्यूमिंग सेंटर हैं कॉटन टेक्सटाइल जहाँ पर आपको सेल आउट करना है, वो थोड़े से दूर है मुंबई से। ठीक है बात। तो दो फैक्टर्स अभी हमने देखे। पहला था कि यहाँ पर लैंड रेंट और वेजेस अहमदाबाद में मुंबई से कम है, मुंबई में बहुत ज़्यादा हाई है। मुंबई ग्रेटर डिस्टेंस पे है। और फिर जैसे जैसे ये रेलवे का डेवलपमेंट हुआ दूसरे पार्ट्स में इंडिया के, तो नए एरियाज़ मिल गए जहाँ से रॉ मटेरियल लेके आने लगे और फिनिश गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। फिर चीप लेबर मिली इंडिया के इंटीरियर पार्ट से, जो गुजरात में आके बस गई अहमदाबाद में। इतने सारे फेवरेबल एडवांटेजेस जो मिले अहमदाबाद को, इसीलिए अहमदाबाद क्या कहलाया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। चलो ये तो हमने पढ़ा कि मुंबई से ज़्यादा फ्लरिश क्यों हुआ है अहमदाबाद। अब हम लोग देखेंगे कौन से और दूसरे फैक्टर थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो अहमदाबाद में इतना ज़्यादा डेवलप किए। पहला, ये जो सिटी है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट में ही है। द सिटी इज़ लोकेटेड नियर कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट, जो कॉटन प्रोड्यूस करता है उस बेल्ट के पास में ही लोकेटेड है अहमदाबाद। अहमदाबाद प्लेन्स पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। कॉटन मिल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ईजिली डेवलप हो जाता है। अहमदाबाद साबरमती रिवर पे है जिससे फ्रेश वाटर बिल्कुल आराम से मिल जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट है जिसमें वीविंग और स्पिनिंग को भी हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट ह्यूमिड होगा तो कॉटन में जो स्पिनिंग और वीविंग का काम होता है वो इजीली हो जाएगा। चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल है क्योंकि गुजरात खुद भी डेंसली पॉपुलेटेड है, महाराष्ट्र भी डेंसली पॉपुलेटेड है, आसपास से लेबर आसानी से मिल जाती है। रेल नेटवर्क प्रॉपर डेवलप है, रोड नेटवर्क प्रॉपर डेवलप है ना, जिससे आप रॉ मटेरियल भी ला सकते हो, फिनिश गुड भी प्रोवाइड कर सकते हो। चलो तो पहले अगर हम एक बार देखें कि यहाँ से देखते हैं कि जो अहमदाबाद है उसने ज़्यादा ग्रोथ दिखाई मुंबई से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद में रेंट कम थे, मुंबई में रेंट ज़्यादा है। मुंबई थोड़ा सा दूर है कंज्यूमिंग सेंटर से। तीसरा, हमने देखा कि रेलवे जो दूसरे अदर पार्ट्स में डेवलप होने लगी तो अहमदाबाद को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई, नई जगहों से रॉ मटेरियल लेने लगा, डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, फिनिश गुड्स इजीली सेल आउट करने लगा, चीप लेबर मिलने लगी। ठीक है, इंडिया के इंटीरियर पार्ट में थोड़ी सी चीप लेबर भी मिल जाती है। इसके अलावा भी अहमदाबाद में बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमने अभी देख लिए। चलो फेवरेबल फैक्टर्स आएंगे अहमदाबाद के कि यहाँ कॉटन टेक्सटाइल क्यों डेवलप हो गया, क्यों इसको मैनचेस्टर बोलते हैं। तो पहला बोलोगे कि ये कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट के पास है,
ठीक ही बात है। ये प्लेन्स पर है तो यहाँ एक्सपांशन ईज़िली हो सकता है। साबरमती रिवर से पानी मिल जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि वीविंग और स्पिनिंग में हेल्प करता है। चीप इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है, प्रॉपर कनेक्टिविटी है रेल एंड रोड नेटवर्क से। चलो इतने सारे एडवांटेज होने के बाद भी हम लास्ट 2 डिकेड्स 1 डिकेड मतलब 10 ईयर, 2 डिकेड्स मतलब 20 ईयर से हम देख रहे हैं जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं अहमदाबाद में, वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? दिस हैज़ लेड टू क्लोज़र ऑफ सेवरल मिल, इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। वो क्या प्रॉब्लम फेस करी मैं अभी बताऊँगी, पर इन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी मिल्स वहाँ बंद हो गई हैं। वो प्रॉब्लम से पहला ऑब्सोलीट मशीनरी, ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड। बेटा आपका टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आउटडेटेड मतलब ऑब्सोलीट मशीनरी है, तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है जिससे मशीन्स को अपग्रेड कर सकें, नई मशीन्स ला सकें। बहुत सारे नए सेंटर्स बन गए हैं, क्रिएशन ऑफ मेनी न्यू सेंटर्स, नए सेंटर्स बन गए हैं। सिंथेटिक फाइबर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम कॉटन से ज़्यादा नेट और जो क्या बोलते हैं ब्रासो, पता नहीं कौन-कौन से फाइबर से आ गए हैं। तो कॉटन की डिमांड थोड़ी-सी कम हो गई है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। चलो तो ये हमने अहमदाबाद पढ़ा इंडिया का। अब हमको एक इंटरनेशनल भी पढ़ना है, तो इंटरनेशनल हम पढ़ेंगे ओसाका। ओसाका कहाँ का है? जापान का। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका इम्पोर्टेंट रोल है जापान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडिया में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। सेम इंग्लैंड में हुआ तो जापान में भी ऐसे ही हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्पेशली, ठीक है। अब अगर हम जापान में बात करें तो जापान में हानशीन एरिया, ओसाका, कोबे, क्योटो, ये इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है रीजन है जापान के। इट्स इम्पोर्टेंस इज नेक्स्ट ओनली टू नोबी प्लेन अराउंड नगो। अभी देखो जो हैंशिन एरिया है उसमें क्या क्या आता है? ओसाका, कोब, क्योटो, इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है जापान के। इसका इम्पोर्टेंस है नोबी प्लेन्स के बाद जो कहाँ पर है? नगोया में। जापान ने जब शुरू किया था तो यहाँ पे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी बहुत कम थी, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर था, पर धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता गया, क्वालिटी भी बढ़ी पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। रियल प्रोग्रेस आई 1877 में, जब बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स एस्टेब्लिश हो गई ओसाका में, कोस्ट के पास। ओसाका पूरा जापान ही आइलैंड नेशन है, तो ओसाका कोस्टल एरियाज में ही है। जो टेक्सटाइल बनता था यहाँ पर उसके लिए रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। द टेक्सटाइल मेड फ्रॉम इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल बिकेम जापान्स मेजर इंडस्ट्रीज। तो वो टेक्सटाइल जो इम्पोर्टेंट मटेरियल, इम्पोर्टेड मतलब बाहर से मंगवाए मटेरियल से बनता था, वो मेजर इंडस्ट्री बन गई जापान की। जब बेटा वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो 80% यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पर बहुत ही जल्दी इन लोगों ने रिहेबिलिटेट किया, मॉडर्न लाइंस पे नई मशीन्स लेके आए। यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ स्पिनिंग मशीन्स का, ऑटोमेटिक लूम का, और ग्रोथ मिलने लगी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ओसाका लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना, तभी इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाने लगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी यहाँ पर फ्लरिश हुई ड्यू टू फॉलोइंग जोग्राफिकल एडवांटेजेस। अब कौन कौन से जोग्राफिकल एडवांटेजेस थे? ओसाका प्लेन्स पे सिचुएटेड है जिससे फर्दर एक्सपेंशन, फ्यूचर एक्सपेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो स्पिनिंग और वीविंग को फेवर करता है। ओसाका कोस्ट पे है जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप इजीली कर सकते हैं। ये जो रीजन है ये कोल फील्ड के पास में है, वाटर कोल फील्ड के पास में भी, और वाटर पावर रिसोर्सेज भी हैं। चीप लेबर अवेलेबल है, सफिशिएंट फ्रेश वाटर अवेलेबल है योडो रिवर से। न्यू टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जिससे इंडस्ट्री प्रॉफिटेबली काम करी है। एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पर लार्ज मार्केट की तरह देखे जाते हैं। अगर आप जापान में हैं और प्रोडक्शन चल रहा है कॉटन टेक्सटाइल का, तो आप सोचते हैं हमारे सबसे बड़े मार्केट तो कौन है? एशिया और अफ्रीका।
पर बेटा आज अगर हम बात करें ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो इसकी डिपेंडेंस पूरी तरह इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं वो, तो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं। तो ये लोग सुपीरियर क्वालिटी इंपोर्ट कराते हैं इजिप्ट से, यूएसए से, चाइना से, इंडिया से। ठीक है, क्योंकि खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फिनिश गुड बनाते हैं, पर रॉ मटेरियल जापान कहाँ से लेता है। और स्पिनिंग और वीविंग के जो ऑपरेशंस हैं वो सेपरेट होते हैं। ये रहा जापान और ये रहा ओसाका, ये ओसाका, ठीक है। सेपरेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स है दोनों कामों के लिए। स्पिनिंग मिल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं एज कम्पेयर टू वीविंग मिल्स। वीविंग मिल्स थोड़ी छोटी सी, स्पिनिंग मिल्स ज़्यादा बड़ी हैं। लो प्राइस और हाई क्वालिटी, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर है कॉटन टेक्सटाइल के ओसाका में। जापान का जो ओसाका है वहाँ पर जो कॉटन मिलता है, एक तो प्राइस उसका कम है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लास्ट 20 ईयर से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका की, वो भी डिक्लाइन कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल फर्टिलाइजर, ये रिप्लेस कर रही हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.